तो टॉपिक चल रहा है यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर, जिसमें पार्ट 1 ऑलरेडी हमने कर लिया। ये लेक्चर पार्ट 2 है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। एक कुछ डिटेल मेरे बारे में एंड रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग दिस लेक्चर। पहला क्वेश्चन आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑथराइज्ड टू प्रोरोग द सेशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। पहले तो समझते हैं मतलब। देखो, प्रोरोग का मतलब होता है उस पर्टिकुलर सेशन को जिसके लिए वो सेशन बैठा था, है ना। आपको पता है कि हमारे यहाँ पे 3 सेशन होते हैं टोटल, है ना। तो जब सेशन एंड होता है तो उसको प्रोरोग कहना बोलते हैं, और ये कौन करता है? प्रेसिडेंट साहब करते हैं या साहिबा करती है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट जवाब की द अथॉरिटी टू प्रोरोग द सेशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा लाइज विद द प्रेसिडेंट, है ना। ये क्या है? फॉर्मल एंडिंग ऑफ अ सेशन है, और ये एडवाइस पे करते हैं प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट ऑफ 2005, है ना। तो ये करेक्ट जवाब है नमित शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, जिसमें नमित शर्मा जी ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मांगी थी। तो इसको ये कह के मना कर दिया गया था कि नहीं नहीं, ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, इसलिए हम इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। तो ये केस जो है कोर्ट में गया, और वहां से वर्डिक्ट आया कि नहीं नहीं, ये भी क्या है? पब्लिक अथॉरिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नमित शर्मा देन अप्रोचेज द सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, माफ कीजिएगा ऊपर अगर मैंने सुप्रीम कोर्ट बोल दिया हो तो, विच रूल दैट द सुप्रीम कोर्ट वाज इंडीड अ पब्लिक अथॉरिटी अंडर आरटीआई एक्ट। और बाकी जो केसेस गिवन है क्वेश्चन में वो देख लेते हैं कि लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है रिलेटेड टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कन्विक्टेड लॉ मेकर्स। नंदिनी सुंदर वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ एक केस है रिलेटेड टू दी अपॉइंटमेंट एंड आर्मिंग ऑफ स्पेशल पुलिस ऑफिसर बाय द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ विच वाज डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय द सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट द राज्यसभा। राज्यसभा के बारे में करेक्ट कौन से हैं? चारों में से पहला, इट इज नॉट सब्जेक्ट टू डिजोल्यूशन। बिल्कुल सही बात है, आपको पता है कि कभी डिजोल्व नहीं होता है ना, परमानेंट बॉडी है। इट हैज अ टर्म ऑफ 5 ईयर। बिल्कुल गलत, क्यों? क्योंकि 6 साल होता है, और 2-2 साल में हर 1/3 पर्सन मेंबर रिटायर होता है। 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर आफ्टर एवरी 2 ईयर। बिल्कुल सही बात है। और इट्स मेंबर शेल नॉट बी लेस देन 25 ईयर ऑफ एज। गलत जवाब, क्यों? क्योंकि इसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया कितना है इसका? 30 ईयर्स। तो कौन सा गलत हुआ? दूसरा और चौथा गलत हुआ, पहला और तीसरा सही हुआ। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइडेड ओवर अ ज्वाइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। अभी हमने ऊपर देखा कि कौन होते हैं? स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है प्रिसाइड करते हैं ज्वाइंट सिटिंग को, ठीक है। स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रिसाइडेड ओवर अ ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेस एंड दी, अगर वो अब्सेंट है इन दैट केस डिप्टी स्पीकर, है ना। If the deputy speaker is also absent from a joint sitting, in that case जो डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है वो प्रिसाइड करते हैं। ध्यान रहे कि चेयरमैन नहीं, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ज्वाइंट सिटिंग को प्रिसाइड नहीं करते, बल्कि इन केस ऑफ अब्सेंस ऑफ डिप्टी स्पीकर डिप्टी चेयरमैन जी उसको क्या करते हैं? प्रिसाइड करते हैं। अगर वो भी अब्सेंट है, इन दैट केस अदर पर्सन इज मे बी डिटरमिन बाय द मेंबर्स प्रेजेंट एट द ज्वाइंट सिटिंग प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग। इट इज क्लियर दैट द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा डज नॉट प्रिसाइड ओवर अ ज्वाइंट सिटिंग। अपन ने बात कर लिया ऑलरेडी। नेक्स्ट है कि पार्लियामेंट में लेजिस्लेट ऑन एनी सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। कब? जब एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट का नहीं, जब रिजोल्यूशन हो, किसके द्वारा? स्टेट के द्वारा पास किया जाए रेजोल्यूशन कि हाँ स्टेट सब्जेक्ट पे लेजिस्लेट करो, कौन? पार्लियामेंट को। इन दैट केस कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट जवाब। देखो एक्सप्लेनेशन कि जब 2 या 2 से ज्यादा स्टेट जो है रिक्वेस्ट करते हैं, आर्टिकल अभी बताता हूँ नेक्स्ट किसी स्लाइड में है। हाँ चलो ले ही लो अभी तो 249 के अकॉर्डिंग, है ना, कि पार्लियामेंट में लेजिस्लेट ऑन एनी सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट अ लॉ सो इनेक्टेड अप्लाई ओनली टू दोज स्टेट व्हिच हैव पास्ड द रिजोल्यूशन। ऐसा नहीं कि सारे के सारे स्टेट पे लग जाएगा, नहीं। जो स्टेट 2 या 2 से ज्यादा स्टेट है ना रिजोल्यूशन या रिक्वेस्ट करेंगे तो वहीं पे लगेगा वो पर्टिकुलर लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। ध्यान में रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग अ पार्लियामेंट्री कमिटी हैज नॉट बीन सेट अप। तो देखो पब्लिक अंडरटेकिंग में भी है, गवर्नमेंट एश्योरेंस के लिए भी है, एस्टिमेट के लिए भी है, लेकिन वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज के लिए कोई भी पार्लियामेंट्री कमेटी सेटअप नहीं की गई है सो फार, है ना। तो कौन कौन सी पार्लियामेंट्री कमेटी सेटअप की गई है वो यहाँ पे लिस्ट है, आप देख सकते हैं। फाइनेंशियल कमेटी में 3 आते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। इसी में मेंबर भी अभी रिवाइज कर लेते हैं। इसमें टोटल 22 मेंबर होते हैं, 15 फ्रॉम लोकसभा और 7 फ्रॉम राज्यसभा, है ना। ये हो गया लोकसभा राज्यसभा। और इसमें टोटल एस्टिमेट कमेटी में 30 मेंबर होते हैं, ऑल आर फ्रॉम लोकसभा। राज्यसभा से एक भी मेंबर नहीं होते। ऐसे ही कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग में भी 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, ठीक है, टोटल 22।
अच्छा, कमेटी टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस, ये सारी कमेटी का नाम है जो बना हुआ है, ठीक है। और वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटी कमेटी अभी तक सेटअप नहीं की गई। नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द असेंबली ऑफ अ स्टेट एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, जैसे हमने देखा पार्लियामेंट में जब भी मनी बिल इंट्रोड्यूस करना होता है पहले रिकमेंडेशन लेना पड़ता है किसका, प्रेसिडेंट साहब का। सेम मैनर में जब स्टेट असेंबली की बात करें तो वहां पे गवर्नर का रिकमेंडेशन चाहिए होता है मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले, ठीक है। एकदम आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाएं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ध्यान रहे नॉट करेक्ट पूछा है विथ रिगार्ड टू द इलेक्शन ऑफ द लोकसभा। द इलेक्शन आर ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज, बिल्कुल ठीक है। द इलेक्शन कमीशन इज रिक्वायर्ड टू कंडक्ट द इलेक्शन, ये भी ठीक है। द इलेक्टोरल रोल्स आर प्रिपेयर्ड अंडर द डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि ये कौन किसका काम है, इलेक्शन कमीशन का काम है, ना कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। तो सी का गलत हो जाएगा। और डी क्या बोल रहा है, तो डी तो ऑब्वियस सही होगा, लेकिन पढ़ लेते हैं। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, the president is required to make available to the election commission such staff as may be necessary for the discharge of its function, बिल्कुल ठीक है। अगर वहीं पे गवर्नर की बात करा जाए, कोई स्टेट म्यूनसिपालिटी या फिर पंचायत का इलेक्शन हो रहा, वो कौन कराता है, स्टेट गवर्नमेंट कराती है, राइट। तो वो किससे लेगी स्टाफ, गवर्नर साहब से लेगी, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर एमपी एमएलए का इलेक्शन है तो वहां पे स्टाफ अगर चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, तो वो प्रेसिडेंट साहब साहिबा उनको अवेलेबल कराते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट अपीयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अपीयर ही नहीं करता। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या, बिल्कुल। अप्रोप्रिएशन बिल है, बजट बिल्कुल नहीं है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एकदम है। आप सोच रहे होगे अरे बजट बजट इतना होता रहता है ना, और ये बजट वर्ड जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी जगह पे कॉन्स्टिट्यूशन हमारा यूज करता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, ठीक है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही हम जनरिक टर्म में क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं। ध्यान में रहेगा आपको, ठीक है। कहाँ पे मेंशन है, आर्टिकल 112 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट राज्यसभा इज करेक्ट, ध्यान रहे राज्यसभा के बारे में करेक्ट जवाब बताना है, करेक्ट बताना है। इट इज नॉट सब्जेक्ट टू रिजोल्यूशन, बिल्कुल अभी हमने देख ही लिया, करेक्ट जवाब पहले ही मिल गया हमारा, लेकिन बाकी सब गलत होगा। क्यों है, एक बार पढ़ लेते हैं। इट्स मेंबर आर चूजन बाई डायरेक्ट इलेक्शन, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्ट इलेक्शन से चूज किए जाते हैं, इसलिए गलत हो गया। इट इज इट इज रिक्वायर्ड टू चूज एज सुन एज मेनी मे बी अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा टू बी ए चेयरमैन, देयरफॉर नहीं, गलत जवाब। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया डज नॉट हैव द राइट टू स्पीक इन लोकसभा राज्यसभा, बिल्कुल गलत। वो बोल सकते हैं बट वोट नहीं दे सकते, ध्यान में रखना, ठीक है। चलो 6 साल का होता है इनका, है ना, टर्म, और साथ में 1/3 जो है मेंबर हर 2 साल में रिटायर होते हैं। सारा कुछ पता है, क्यों? क्योंकि पहले ही देखा, इसलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इज नॉट चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, क्या बोला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इज नॉट चार्ज, ध्यान रहे नॉट चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सैलरी एंड अलायंस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बिल्कुल चार्ज अपॉन होता है। सैलरी एंड अलायंस ऑफ द कैग, ये भी होता है। सैलरी एंड अलायंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ये नहीं होता। क्यों? बताता हूँ। सैलरी एंड अलायंस ऑफ द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, ये भी होता है। लेकिन जो सैलरी एंड अलायंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर है वो मेड फ्रॉम, क्या, मेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है। मेड फ्रॉम और चार्ज अपॉन में क्या डिफरेंस है, ध्यान से समझ लो। जो चार्ज अपॉन है, चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, उस पर नो वोटिंग होती है, कोई भी वोटिंग नहीं कर सकते, बस डिस्कस कर सकते हैं पार्लियामेंट में। वहीं पे मेड फ्रॉम पे वोटिंग भी होती है, उसको कम ज्यादा किया जा सकता है, ठीक है। होपफुली आपको अच्छे से क्लियर हो गया। तो वही सारी चीजें हैं जो मैंने बताया, है ना। अच्छा, उसमें चार्ज अपॉन एक जो एक्सपेंडिचर है वो देख लेते हैं कि सैलरी एंड अलायंस ऑफ द प्रेसिडेंट, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा और स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, साथ में जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कैग, यूपीएससी के मेंबर और उनके चेयरमैन, ये सारे के सारे मेड अपॉन, चार्ज अपॉन कहाँ पे है, चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और मेड फ्रॉम हो रहेगा तो उस पर क्या कर सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड, नॉट बोला है एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर में। एन ब्लॉक डिफेक्शन इन पार्टी, है ना, कोई इंडिविजुअल करता है तो बिल्कुल उसको डिफेक्ट कर देंगे, है ना, वो डिफेक्शन का पात्र है, तो नॉट कवर्ड बोला है। लार्ज डिफेक्शन इन द पार्टी इन वेरियस स्पेल, चलो इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, एज पर 10 शेड्यूल ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये बोला गया कि अगर कोई भी मेंबर जो है अपनी पार्टी के अगेंस्ट में जाता है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर देंगे अंडर 10 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन ये देखा गया कि ऐसे तो
बहुत बड़ी अगर प्रॉब्लम हो पार्टी में तो वो कभी रिजॉल्व हो ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि कोई पर्सन आवाज उठाएगा, उसको डिस्क्वालीफाई कर देंगे, राइट? तो पहले ये था कि 1/3 मेंबर अगर उस पार्टी के एक साथ डिफेक्ट करते हैं या निकलते हैं, पार्टी गिव अप करते हैं, तो इन दैट केस उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। लेकिन ये देखा गया कि 1/3 बहुत ही कम नंबर है। ऐसे बहुत सारे मेंबर जो है आपस में मिलजुल के, है ना, मिली भगत करके ऐसा करते थे। तो इसको 1/3 से बढ़ा के अभी 2/3 कर दिया गया। कहने का मतलब, अगर किसी पार्टी में 99 मेंबर है ना, तो उसका 2/3 कितना हुआ? 66 मेंबर। तो 66 मेंबर अगर चाहते हैं कि नहीं नहीं, हम पार्टी का मेंबरशिप छोड़ना चाहते हैं या फिर कोई भी चीज पार्टी के अगेंस्ट में, तो कर सकते हैं। ठीक है, पार्टी के अगेंस्ट का मतलब कि उनका, उनके डायरेक्शन को ना मानना, है ना, ऐसा ऐसा नहीं कि कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, एक क्वेश्चन पूछा था कि कब डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे। ओके, तो कब ये आया था? 10 शेड्यूल 1985 में आया था। क्या करने के लिए? फ्लोर क्रॉसिंग को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, 2/3 अभी है फिलहाल के लिए, मैंने बता ही दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। करेक्टली मैच नहीं है, ध्यान से रखिएगा। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में आया था, हिंदू सक्सेशन एक्ट एबी 56 में आया था, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर वुमेन इन द इलेक्शन ऑफ लोकल बॉडीज इन अर्बन एरियाज। अर्बन एरिया बोल के गलत कर दिया। क्यों? क्योंकि अर्बन एरिया का कब आया था? 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था। और लोग पंचायत में, है ना, वो आया था 73rd से। तो यही गलत हो जाएगा। बाकी सती प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1987 में भी आया था। पहला, दूसरा, चौथा सही है, तीसरा गलत है। हमसे गलत ही पूछा था, इसलिए ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा कि विच इज द ओनली स्टेट इन इंडिया टू हैव अ कॉमन सिविल कोड। कॉमन सिविल कोड है गोवा में। कहाँ पे है? गोवा में। केवल और केवल एक स्टेट है ऐसा हमारे पूरे इंडिया में जिसके पास खुद का कॉमन सिविल कोड है। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी जो पर्सनल लॉ होते हैं, रिलीजियस एप्रिसिएशन, वो गोवा में नहीं है। ठीक है, which follow different personal laws based on religious affiliation. Goa has a uniform civil code for all its residents. बताओ कहाँ पे है? आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही गई है। ठीक है, तो गोवा सिविल कोड was inherited from the Portuguese colonial era and is applicable to all residents of the state irrespective of their religion. It covers matters such as marriages, divorce, inheritance, adoption और maintenance. ठीक है, साथ में स्पेशल प्रोविजन है फॉर डिफरेंट कम्युनिटीज, जैसे कि अलाइंग बाईगामी टू हिंदू मेन अंडर सर्टेन कंडीशन। यूनिफॉर्म सिविल कोड मेंशन है आर्टिकल 44 में, मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाएंगे, जो कि रहा आपके सामने। मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर नॉट एसोसिएटेड विद पब्लिक अकाउंट कमेटी। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि 7 मेंबर होते हैं, टोटल 22 मेंबर। अभी मैंने बताया ना, 22 मेंबर, 30 मेंबर और 22 मेंबर। तो इसमें भी 22 और 7 मतलब 15 और 7, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। इसमें भी 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। लेकिन जो एस्टिमेट कमेटी है उसमें सारे के सारे मेंबर 30 मेंबर होते हैं। सबसे बड़ी कमेटी है ये, और 30 के 30 मेंबर लोकसभा से ही होते हैं। तो इसलिए ओनली 2 में राज्यसभा का कोई भी मेंबर नहीं होता है। बोलो एकदम अच्छे से क्लियर हुआ क्या? वेरी गुड। तो इस पूरे लेक्चर में बस इतने ही क्वेश्चन थे। होपफुली आपको एक एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा, कहीं पे कोई भी डाउट, वेरी परेशानी नहीं होगी। जैसा कि लास्ट में 2 लाइन रहती है आज के लिए, है कि डोंट बी पुश्ड अराउंड बाय द फियर इन योर माइंड, बी लेड बाय द ड्रीम्स इन योर हार्ट। तो बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम डरते रहते हैं, हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती रहती है कि यार ये ऐसा नहीं हुआ, वैसा हो गया तो क्या होगा, क्या नहीं होगा, राइट? तो देखो, कभी भी अपने आप को, है ना, वो सब डर के पीछे मत भागो। ठीक है, क्या करो कि जो आपके हार्ट में, जो आपके दिल में आपके गोल है, ड्रीम है, पर्पज है ना, हमेशा क्या करो, उसके पीछे भागो। ठीक है, तो अगर उसके पीछे भागोगे तो ये जो डर है ना, फियर है आपके दिमाग में, उसका अता पता ही नहीं चलेगा। होपफुली आपको अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।